गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 के द्वारा वर्मा यानी कि वर्तमान का म्यांमार, उसे भारत से अलग कर दिया गया था और यह अधिनियम जो है अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। ठीक है, ये भी आपसे ध्यान रखेगा, ये जो भारत सरकार अधिनियम है कब से लागू हुआ था? 1937 से लागू हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो ये था हमारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। अब आते हैं आज के सेशन में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा? करेक्ट आंसर इज ए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत और मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी की गई। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई और ये सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को हुआ था, जिसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। और चूंकि मध्य एशिया के जो देश थे वो देखा जाए वो कौन से थे, तो ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने इस पहले भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में जो है भाग लिया था। इसके तहत देखा जाए भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ की यह पहली भारत मध्य एशियाई समिट जो है आयोजित की गई थी। दोस्तों, जैसा कि अगर आप जाने, मध्य एशिया जो है अभी बहुत ये 5 देश हैं, इनका अभी बहुत ही जल्दी ये नए जो है देश बने थे, जैसा कि आप जानते हैं। इससे पूर्व जो है इन 5 देशों को सोवियत संघ के देश में गिना जाता था। ठीक है, यूएसएसआर। और जैसा कि शीत युद्ध का जब समाप्त हुआ, शीत युद्ध के पश्चात देखा जाए 1991 में जो है यूएसएसआर का पतन हो गया और उसके बाद ये 5 राष्ट्र जो हैं वो क्या हुए? यूएसएसआर से स्वतंत्र होकर के राज्य बने। और तब से जो है ये भारत ने हमेशा इन सभी जो है 5 मध्य एशियाई देशों के साथ हमेशा उत्कृष्ट राजनयिक संबंध जो है बनाए रखा, जिसकी इन्होंने 30वीं वर्षगांठ भी जो है मनाई। इस सम्मेलन के दौरान, ठीक है, भारत और जो मध्य एशिया जो सम्मेलन हुआ है, इन देशों के बीच में जिन विषयों पर चर्चा हुआ है, आइए उस विषय को देखते हैं। तो इसमें देखा जाए इस दौरान जो है इन देशों के जो प्रमुख थे उनसे व्यापार और संपर्क, विकास और सहयोग, रक्षा और सुरक्षा, विशेष रूप से सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में आगे सहयोग के लिए दूरगामी प्रस्ताव पर चर्चा किया गया। इसी के साथ साथ देखा जाए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा और संपर्क पर गोलमेज बैठक, अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल के पर वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर संयुक्त कार्य समूह विषय शामिल थे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ऊर्जा के अगर क्षेत्र की बात करें तो कजाकिस्तान जो कि मध्य एशिया का देश है, वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। इसी के साथ साथ अगर आप चाबहार बंदरगाह की बात करें, जो कि ओमान की खाड़ी के तट पर दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित है, ध्यान रखिएगा चाबहार बंदरगाह कहाँ पे? ईरान में स्थित है। ठीक है, ये एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो इन सब चीज़ों को जो है चर्चा के विषय में शामिल किया गया था। इसी के साथ साथ कुछ अन्य विषयों को भी शामिल किया गया था चर्चा में। देखा जाए तो मध्य एशियाई देशों में बौद्ध प्रदर्शनी और सामान्य शब्दों का भारत मध्य एशिया शब्द को, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास, मध्य एशियाई देशों से भारत में हर साल 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधि मंडल की यात्रा और मध्य एशियाई राजनयिकों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम जो है इस चर्चा के विषय में शामिल किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया इस शिखर सम्मेलन के दौरान कि ये जो राष्ट्र हैं वो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि अब हर 2 साल पर, ठीक है ध्यान रखिएगा, हर 2 साल पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इस सम्मेलन के दौरान अब ये निर्णय लिया गया, जो भारत का पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था, अब ये हर 2 साल पे जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इससे देखा जाए तो इस मध्य एशियाई देशों से, जो कि बहुत ही देखा जाए नेचुरल रिसोर्सेज वाले ये देश हैं, इससे भारत का इस सम्मेलन से भारत का
इन देशों के साथ काफ़ी जो है संबंध मजबूत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये आपके सामने सेंट्रल एशिया का जो है मैप खुला हुआ है, जिसमें हमने किसके 5 देशों के बारे में बात किया, जिसमें हमें सबसे ऊपर देखे रहा कजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, नूर सुल्तान है, जो कि पहले क्या थी, अस्थाना हुआ करती थी, और अब क्या है, इसकी राजधानी क्या है, नूर सुल्तान। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें किर्गिस्तान दिख रहा है। किर्गिस्तान की राजधानी दोस्तों क्या है, बिश्केक है। वहीं हम देखें तो यहाँ पे तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान की राजधानी अगर आप यहाँ पे देखें तो दुशांबे जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी है। फिर हमें दिखता है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, अशकाबाद जो है वो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान जो कि ताशकंद जो है इसकी राजधानी है। ध्यान रखिएगा। इसके अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो सेंट्रल जो है, माफ़ करिएगा, कैस्पियन सागर है, और वहीं अगर इसके पश्चिम पूर्व की तरफ देखें तो चीन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो तजाकिस्तान, यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, और इधर की तरफ जाएंगे तो भारत जो दिख रहा है। तो एक तरीके से बहुत ही इनका अगर देखा जाए भौगोलिक अगर स्थिति देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ये सारे देश भारत के लिए खासकर बहुत ही अपना महत्व रखते हैं भारत की विदेश नीति में। तो इस तरीके से जो है ध्यान रखिएगा, पहली बार जो है, पहली जो भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्नों पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फिनलैंड या फिर डेनमार्क। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीदरलैंड में किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। इसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो डच, ठीक है, डच राजा हैं विलियम अलेक्जेंडर, इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, और ये दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन जो है डच राजा विलियम अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया। कहाँ पे है ये, तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर जिसका नाम है इजमुइडेन। ठीक है, इजमुइडेन में जो है इस दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। अगर हम इसकी देखें तो किस तरह इसका जो है, कितना इसका है, तो ये जो है इजमुइडेन शी लॉक 500 मीटर लंबा है, और ये देखा जाए 70 मीटर क्या है, ये चौड़ा है। ठीक है, तो 1640 फीट की ये है ऊंचाई। और यहाँ पे देखा जाए तो इजमुई डैम की बात करें दोस्तों, तो एक छोटा सा ये बंदरगाह शहर है जो कि किसको जोड़ता है, तो नॉर्थ सी कैनाल को एम्स्टर्डम के बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। और देखा जाए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण जो शुरू किया गया था, ये 2016 में शुरू किया गया था, और ऐसा माना जाता था कि 2019 में ये कार्य पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, अगर हम नीदरलैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सामने आपके खुला है यूरोप का मैप, जहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो है नीदरलैंड दिख रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि फ्रांस के ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जर्मनी से अपनी जो है सीमा को साझा कर रहा है। यहाँ देखें नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड को देखा जाए, पहले हम नीदरलैंड को भी हम अन्य नाम से भी संबोधित करते हैं, हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड के भी नाम से हम नीदरलैंड को संबोधित करते हैं। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों क्या है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। ये जो कि यूरोपियन यूनियन का नेशन है, यूरो जो है इसकी करेंसी है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मार्क रट, जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, मार्क रट जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। और जैसा कि आप देखें यहाँ पे उत्तर पश्चिम में हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, नॉर्थ सी दिख रहा है, और ये अपनी सीमा 2 देशों से साझा कर रहा है। कौन से, जर्मनी से कर रहा है, बेल्जियम से जो है यहाँ पे अपनी सीमा को साझा कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें 2 तथ्य यहाँ पे नीदरलैंड से मिलते हैं। पहला तो देखिए यहाँ पे हमें रोटरडैम दिख रहा है। रोटरडैम जो कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा है कि रोटरडैम जो है वो किस देश में स्थित है, तो नीदरलैंड में स्थित है। दूसरे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए एक शहर दिख रहा है, द हैग। हैग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ये हेडक्वार्टर है, द हैग। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैग में है। हैग कहाँ पे, नीदरलैंड में है। ठीक है, हमें रोटरडैम दिखा जो कि दुनिया का, माफ करिए, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा है, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, बांग्लादेश में देखा जाए भारतीय अनार की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और यह देखा जाए भारतीय अनार के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में उभरा है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो बांग्लादेश जो है पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। जैसा कि पिछले वर्ष यानी कि 2020 और 21 के दौरान जो भारत ने फलों का निर्यात किया था, लगभग कितना किया था, 68,502.9 टन जो है फलों का निर्यात किया था, जिसमें से जो है 50% से अधिक जो है वो निर्यात किया गया था बांग्लादेश हो किया गया था। ठीक है,
और इसी के साथ साथ देखा जाए अनार की बात करें दोस्तों, तो अनार जो है जिसका वहाँ देखा जाए वैज्ञानिक नाम क्या है, प्यूनिका ग्रैंडेम जो है उसका वैज्ञानिक नाम है। और यहाँ पे देखा जाए ये जो है अनार जो है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। और इसी के साथ साथ जो है ये अर्ध शुष्क परिस्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ता है और इसे औसत समुद्र तल से ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। ठीक है, भारत में बात करें दोस्तों, तो भारत में जो अधिकांशतः देखा जाए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में उगाया जाता है अनार को। और अनार जो है राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक निर्यात फसल के रूप में उभरा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अनार के बारे में आप मुझे ये बताइए कि जो है विश्व में सबसे बड़ा अनार उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, या फिर आप ये बताइए सबसे ज़्यादा जो है फलों का उत्पादन जो है कौन सा देश करता है, भारत का स्थान कौन सा आता है। ठीक है, और भारत में जो है फल उत्पादन में कौन सा जो है राज्य सबसे आगे है। ठीक है, फलों के उत्पादन में। बाकी हम बात करें दोस्तों बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जिसकी राजधानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, बांग्लादेश जिसकी राजधानी दोस्तों ढाका है। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा क्या है, बांग्लादेशी टका जो है यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है अब्दुल हामिद और यहाँ की जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है शेख हसीना। ठीक है दोस्तों, चूंकि ये दक्षिण एशिया का एक देश है और यहाँ पे देखिए दूसरा मैप लगा हुआ है, हमें ये जानना है कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूर्व में पश्चिम बंगाल से, उत्तर की तरफ जाएंगे दोस्तों तो यहाँ असम से, फिर मेघालय से और त्रिपुरा से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 जो है भारत के राज्य जो देखते हैं जो अपने जो सीमा को साझा कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मिजोरम भी जो है अपनी सीमा को साझा करता है। तो 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे दिख रही है नदियां दिख रही है, वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में प्रवेश करी, यहाँ से गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र जो है जब प्रवेश करती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। और पद्मा और जमुना देखा जाए यहाँ पे मिल जाती है बांग्लादेश में आकर के, और किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मेघना के ही तट पे देखा जाए तो यहाँ की राजधानी ढाका जो है वो स्थित है। तो मेघना के मुहाने पे जो है मेघना के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में मिलती है और ये मेघना का निर्माण करती है, मेघना पे ही जो है ढाका स्थित है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो है तथ्य है आपके इससे संबंधित। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज कर्नाटक के द्वारा जो है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर के सुधाकर के द्वारा भारत में अपनी तरह का पहली परियोजना जिसका कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। और ये किसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया है, तो यह योजना जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के द्वारा जो है किसके सहयोग से, नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इस ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का, तो इसके तहत जो है ये जो इनिशिएटिव चलाई गई है ब्रेन हेल्थ के तहत, इससे जो है जो चिकित्सक होंगे उनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा किस लिए, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। तो जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो रोगी होंगे उनकी देखभाल के लिए इन चिकित्सकों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, जो कि ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत एक उद्देश्य है। ये एक देखा जाए ये जो पहल है इसको पायलट आधार पे जो है कुछ जिलों में शुरू किया गया है कर्नाटक में, जिसमें देखा जाए तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, कोलार में और चिकबल्लापुर में जो है एक पायलट आधार पे इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को लॉन्च, कर्नाटक के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है, एप्पल, सैमसंग, अमेजन, गूगल। करेक्ट आंसर इज ए, एप्पल जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। ठीक है, पहले स्थान पे एप्पल है, दूसरा अमेजन, फिर गूगल है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रांड फाइनेंस 200 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए एप्पल ने वर्ष 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी, यानी कि वर्ष 2021 में भी जो है एप्पल जो है मूल्यवान ब्रांड था और अपनी इसी स्थिति को बरकरार रखा है वर्ष 2022 में भी, और ये सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में है। ठीक है, एप्पल की बात करें दोस्तों, इसकी ब्रांड वैल्यू देखिए कितनी है, $355.1 बिलियन जो है इसकी ब्रांड वैल्यू है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। तो इसकी ब्रांड वैल्यू जो कि इसने बरकरार तो रखा, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है।
ठीक है। और ध्यान रखिएगा यह ब्रांड जो है ये ब्रांड फाइनेंस जो है ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक जो है ब्रांड वैल्यू है। यहीं पे देखा जाए 3 टॉप जो है कंपनियां कौन कौन सी मूल्यवान कंपनी, तो एप्पल जो कि पहले स्थान पे, दूसरे अमेजन, फिर गूगल है। ठीक है। वहीं टिकटॉक की दोस्तों बात करें जो कि इस 500 कंपनियों में देखा जाए 98वें स्थान पे, और ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बताया गया है। ठीक है, टिकटॉक को। भारत की स्थिति देखा जाए भारत की कंपनियों में, तो भारतीय कंपनियों में देखा जाए टाटा समूह ने भारत में ही, भारत के साथ साथ देखा जाए दक्षिण एशिया में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। इसमें देखा जाए टाटा समूह की जो वैश्विक रैंकिंग वो कितनी है, 78 है, और ये टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र या फिर इकलौता ब्रांड है। ठीक है। और ये टॉप 10 जो है ब्रांड वैल्यू वाली कंपनियों के बारे में बताया गया है। पहले स्थान पे एप्पल है, दूसरे स्थान पे अमेजन है, तीसरे स्थान गूगल, फिर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 5 स्थान तक का माइक्रोसॉफ्ट 5वें स्थान, चौथे स्थान पे, फिर वॉलमार्ट जो है वो हमें 5वें स्थान पे दिख रहा है। ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिए ये सारी कंपनियां जो हैं, इससे देखिए वॉलमार्ट ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है एक स्थान। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा प्रोटोकॉल 1974 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब या फिर बांग्लादेश? करेक्ट आंसर इज बी है। पाकिस्तान और भारत के बीच में धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा प्रोटोकॉल 1974 देखा जाए एक द्विपक्षीय समझौता है। इसके बारे में देखते हैं क्यों है ये चर्चा में। तो धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्रीन्स 1974 भारत और पाकिस्तान के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता है। और ध्यान रखिएगा इस समझौते के तहत जो भारत का और जो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, उन दोनों ही देशों के जो कुछ स्थानों के जो धार्मिक स्थल हैं, दोनों देशों में जो कुछ धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा कुछ धार्मिक स्थल, सभी नहीं, कुछ धार्मिक स्थलों पे इन दोनों देशों के नागरिकों को जो है यात्रा करने की सुविधा प्रदान किया जाता है। इसमें देखा जाए वर्ष जो है 18 नवंबर 2018 तक इस प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान के 15 स्थान थे और भारत के जो है 5 स्थान थे। आइए देखते हैं भारत के वो कौन कौन से 5 स्थान थे। तो सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? अजमेर में जो है, माफ कर, राजस्थान के अजमेर में स्थित क्या है? अजमेर शरीफ दरगाह है, जो कि किसको समर्पित है? सूफी संत है मोइनुद्दीन चिश्ती को समर्पित है। ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह। वहीं दूसरा स्थान कौन सा है? दिल्ली में स्थित है निजामुद्दीन दरगाह। निजामुद्दीन दरगाह ये भी क्या थे? सूफी संत थे, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, निजामुद्दीन औलिया को समर्पित है। दिल्ली स्थित अमीर खुसरो दरगाह, इन्हीं के ये शिष्य थे अमीर खुसरो, और इनकी भी दरगाह जो है ये सुबह जो है खुसरो को ये समर्पित थी। और पंजाब स्थित सरहिंद शरीफ, ठीक है, जो कि देखा मुजहिद्दीन अल्फासानी सरहिंदी को समर्पित है ये दरगाह। और वहीं देखा जाए हरिद्वार जो है, हरिद्वार के समीप दरगाह है किसकी? कलियारी शरीफ, जो कि किसको समर्पित है? तो ये भी एक सूफी संत से अलाउद्दीन अली अहमद शाबिर को जो है ये दरगाह समर्पित है। तो एक तरीके से इनको जो है ये 5 स्थानों पर जो है ये पाकिस्तान के नागरिक जो है आकर के दर्शन कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं इन स्थानों की। किस समझौते के तहत? इस समझौते के तहत, धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा प्रोटोकॉल 1974 के तहत। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो है ये दोनों देशों ने जो है इस सूची को जो है पाकिस्तान में जो 15 स्थान है और भारत में जो है 5 स्थान है, इन दोनों ही सूची का विस्तार करने पर जो है रुचि दिखाई है। तो देखा जाए हाल ही में देखा जाए भारत ने इस प्रोटोकॉल के तीर्थ स्थलों और यात्रा के तरीकों की सूची का विस्तार करने के लिए इस्लामाबाद से बातचीत करने के लिए तैयार हुआ है भारत, जिस कारण से ये जो है प्रोटोकॉल चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि खड़ी बोली के जनक कौन थे और सितार जो कि एक वाद्य यंत्र है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा कि चीन के शोधकर्ताओं ने न्यूको वायरस नामक नए वायरस का पता लगाया है। यह वायरस किस देश में मिला है? देखिए एक नया वायरस है न्यूको वायरस, और ये चीन के शोधकर्ताओं के द्वारा पता लगाया गया। और ये वायरस देखिए सबसे पहले कहाँ पे मिला था? तो चीन, केन्या, रूस या फिर दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर इज डी, दक्षिण अफ्रीका में ये वायरस मिला था। आइए देखते हैं क्या है ये। तो देखा जाए चीन के शोधकर्ताओं ने एक और नया वायरस जिसका नाम क्या है? नियोकोव का पता लगाया, और ऐसा माना जा रहा है ये वायरस जो है ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये नया वायरस जो है सबसे पहले कहाँ मिला था? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था, और ये तेजी से फैलता है। न्यूकोव वायरस की दोस्तों बात करें तो ये चमगादड़ से फैलने वाला कोरोना वायरस है। ठीक है, बैट कोरोना वायरस है, और ये पहली बार जो है यह वायरस को पहली बार 2011 में पहचाना गया था। इसकी पहचान जो कि चमगादड़ की एक प्रजाति है जिसका नाम है न्यूरोमीसिया
से की गई है, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया है, नियोकोव नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये चमगादड़ की एक प्रजाति से है जिसका नाम है न्यूरोमीसिया है, और इसी के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, नियोकोव रखा गया है। वुहान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को देखा जाए तो उनके अनुसार जो है यह वायरस जो है इंसानों की कोशिकाओं में कोरोना वायरस की तरह ही दाखिल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नियोकोव वायरस जो है अभी हाल फिलहाल में चीन के शोधकर्ताओं के द्वारा पता लगाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सेना के द्वारा अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, यहाँ पे थल सेना था। ठीक है, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा जो है ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। कहाँ पे, अंडमान निकोबार कमान में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या था, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, और इस उद्देश्य से जो भारतीय नौसेना है उसने स्वदेश निर्मित 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MK3 को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में शामिल किया है। इस हेलीकॉप्टर की बात करें दोस्तों तो ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो कि ALH MK किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसकी खासियत देखा जाए तो यह 2 शक्तिशाली इंजन, आधुनिक रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के द्वारा जो है आदि से ये हेलीकॉप्टर लैस है। और इसकी क्षमता कितना है, लगभग 14 सैनिकों की क्षमता वाला यह हेलीकॉप्टर है, और ये दिन और रात में भी मिशन को अंजाम देने में ये हेलीकॉप्टर सक्षम है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है, अंडमान निकोबार कमान के बेड़े में जो शामिल किया गया है, किसके द्वारा, नौसेना के द्वारा ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, HAL के द्वारा किया गया है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किस क्षेत्र की क्लिंकर नौकाओं को शामिल किया गया है? कैरेबियन, इंडियन, साइबेरियन या फिर नार्डिक। ठीक है, तो नार्डिक जो है, नार्डिक क्षेत्र की ये क्लिंकर नौका है, इसको शामिल किया गया अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने हाल ही में नार्डिक क्लिंकर वोट को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। इसकी बात करें दोस्तों इस वोट के बारे में, यानी कि ये जो नाव है ये हजारों वर्षों से लकड़ी की इन नाव से उत्तरी यूरोप के लोगों को अपना व्यापार बढ़ाने और कभी कभी समुद्र और महाद्वीपों में युद्ध करने में काफ़ी मदद मिलती थी। और बहुत समय से जो है ये नार्डिक जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक में एक भौगोलिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र है, इसमें जो है देखा जाए तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे जो है, स्वीडन इस नार्डिक कंट्री में जो है शामिल है। इसमें देखा जाए तो जो है डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से क्लिंकर वोट्स को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने की वो मांग की थी, जो कि अब पूरी हो गई है। क्लिंकर शब्द का अर्थ क्या होता है कि जिस तरह से लकड़ियों के बेड़े को एक साथ बांधा गया हो, ठीक है, क्लिंकर का मतलब वही हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं यूनेस्को में भी हाल फिलहाल में यूनेस्को ने कोलकाता में जो दुर्गा पूजा है, कोलकाता की दुर्गा पूजा को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में भी शामिल किया था। ठीक है, यूनेस्को की दोस्तों बात करें, यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर को हुई थी, 1945 में हुई थी। इसमें देखा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 इसके सदस्य देश हैं और जो है 11 इसके सहयोगी देश हैं। ठीक है, ये था यूनेस्को से संबंधित कुछ तथ्य। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आज थोड़ा सा मेरे को जुकाम हो रखा है, थोड़ा सा मुझे इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा, तो लेकिन फिर भी कोऑपरेट करिएगा आप लोग। तथ्यों को बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रही मैं, उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। बाकी प्रश्नों पे आते हैं अपने, और हमारे जो प्रश्न है वो अगला है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने, माफ़ करिएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? करेक्ट आंसर इज ए है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक चैलेंज लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के कायाकल्प के लिए
अभिनव स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती, ठीक है, स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया है। इसको देखा जाए, इसको शुरुआत की गई है किसके किसके सहयोग से, साझेदारी से, तो ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और साथ ही साथ एजेंसी फ्रेंचाइजी डी डेवलपमेंट के साझेदारी से इस चुनौती को जो है शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, जो है एक मिशन था स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 2 के तहत जो कुछ भी उद्यम विकास को बढ़ावा देना जो है इस चैलेंज का जो है उद्देश्य है। अगर दोस्तों हम बात करें, कल भी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 चरण 2 यानी कि जिसकी शुरुआत देखिए दोस्तों कब की गई थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई थी, जो कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों, आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है, शहरी मामलों का मंत्रालय इस जो है मिशन की जो है नोडल एजेंसी। और इसकी जो, अगर हमने आपसे अवधि पूछा था इसका जो है, चूंकि 2021 से इसको शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2021 से, तो ये 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको शुरू किया गया, यानी कि वर्ष 2021 से लेकर के 2026, ठीक है। और उद्देश्य अगर इसका देखा जाए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 का उद्देश्य अगर देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहला उद्देश्य है कि खुले में शौच का उन्मूलन करना। दूसरा है कि हाथ से जो मैला ढोने वाली प्रथा है उसको समाप्त करना। साथ ही साथ नगर पालिका स्तर पे जो आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है इसके उद्देश्य हैं। और साथ ही साथ स्वच्छता का जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ के महत्व को जागरूकता फैलाना, ये कुछ इसके उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के उद्देश्य हैं, ठीक है, शहरी चरण 2 के उद्देश्य हैं। तो इस तरीके से था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब आते हैं हम अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे। आइए फैक्ट्स ऑफ द डे पे चलते हैं और हमारा पहला फैक्ट है कि केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। किसे किया? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। अगला है 44 साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? एशली बार्टी जो है, और इन्होंने किसको हराया है? ये यूएसए के डैनियल कॉलिंस को इन्होंने हराया है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का सिंगल खिताब जीता है। अगला है विश्व बैंक के द्वारा पश्चिम बंगाल को ऋण सहायता प्रदान की जाएगी, कितने की? तो 1000 करोड़ रुपए की जो है ऋण सहायता विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किया जाएगा पश्चिम बंगाल को। लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई, कब मनाई गई? 28 जनवरी को मनाई गई, 2022 में मनाई गई, ठीक है। डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया, डेटा प्राइवेसी डे मनाया गया, कब मनाया गया? 28 जनवरी को ही मनाया गया। और वहीं पे देखा जाए चीन में आयोजित होने वाला 2022 एशियाई खेलों में एक खेल को शामिल किया गया है, कौन से खेल को? तो T20 क्रिकेट को एशियाई खेल में शामिल किया गया है। कहाँ पे आयोजित होगा? ये चीन में आयोजित होगा। एशियाई खेल का आयोजन 2022 का चीन में आयोजित किया जाएगा। वहीं देखा जाए और जो है उड़ीसा ओपन का पहला संस्करण 2022 शुरू होगा, कहाँ पे होगा? कटक में होगा। और गणतंत्र दिवस परेड में जो ड्रोन शो के लिए जो ड्रोन विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा ड्रोन विकसित किया गया था गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो के लिए। वहीं अगला है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड डिमांड ट्रेड्स 2021 ने जानकारी दी है कि 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड कितने फीसदी बढ़ करके हो गए? तो 10% से बढ़कर कितना हो गया? 4021.3 टन हो गया है, ठीक है। तो 10% की जो है 10% की डिमांड बढ़ी है, ठीक है, गोल्ड की। वहीं अगला हमारा पुस्तक है यहाँ पे देखा जाए द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम के लेखक कौन है दोस्तों? इसके हैं भारत के पूर्व वित्त सचिव जिनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है। इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। बातें हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें सबसे पहला है कि लखनऊ IPL टीम के कप्तान बनाया गया है, किससे बनाया गया है? KL राहुल को जो है लखनऊ IPL टीम का कप्तान बनाया गया है। अगला हमारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया? प्रयागराज में किया गया। सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के सरकारी विश्वविद्यालय के लिए स्मार्ट क्लासरूम उपकरण भेंट की गई है, किस बैंक के द्वारा की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है भेंट की गई सभी सरकारी स्कूलों के लिए, ध्यान रखेगा, सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों के लिए। वहीं अगला है कि दुबई में आयोजित हुआ था मिसेस UAE इंटरनेशनल, जिसका खिताब किसने जीता था? चारुल चतुर्वेदी ने जीता था और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से संबंधित है। और अंतिम हमारा कि देश के पहले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड सिस्टम प्रोजेक्ट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये है 82 किलोमीटर, ठीक है।
ये भी ध्यान रखिएगा, ये देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड सिस्टम प्रोजेक्ट कॉरिडोर। तो दोस्तों इस तरीके से था हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बाकी दिल्ली से संबंधित करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है उसके जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जा करके आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने डेली करंट अफेयर्स को जो है रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।